नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, उनमें ये इतना उतार-चढ़ाव, इतना तनाव, इतना खिंचाव क्यों दिख रहा है? तो स इसकी समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी, जब ट्रम्प साहब चुनाव हारे थे और बाइडेन की सरकार बन गई थी, डेमोक्रेट पार्टी की। क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी का एटीट्यूड हमेशा से थोड़ा-सा भारत विरोधी रहा है और प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना, वो इस टाइप की इनकी एक सोच रही है, लेफ्टिस्ट माइंडसेट की पार्टी है। तो भारत को लेकर के संबंध इनके थोड़े से बदले हुए थे। ये बात अलग है कि वहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो पेंटागन है, उसने जो अपनी पूरी एक डॉक्ट्रिन, एक फिलॉसफी चेंज की थी, डिफेंस फिलॉसफी, उसके अंदर उन्होंने माना कि भारत के साथ हमको कोऑपरेशन रखना है और मतलब अच्छा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कोऑपरेशन रखना है। चाइना से हमारा एक विवाद होगा भविष्य में और भारत के साथ हमको संबंध अच्छे रखने हैं। ये 20-25 साल की, 30 साल की ये लोग एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं। तो ये सब रखा था इन्होंने। इसके अलावा क्या है कि वहां पे एक माइंडसेट ये भी बनने लगा था कि डॉलर को लेकर के जो दुनिया है, अब वो बहुत ज्यादा दिनों तक डॉलर को मेन करेंसी बना करके रखेगी नहीं। इससे पहले ऐसा हुआ कि लीबिया से और इराक से, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज मेनली, और उसको लीड कर रहे थे इराक से सदाम हुसैन और लीबिया से कर्नल गद्दाफी। और इनका भी कहना यह था कि भाई ऑयल हमारा है तो हम डॉलर्स में क्यों बेचें, या तो हम अपनी करेंसी में बेचें या कोई दूसरा मैकेनिज्म बनाएं। और ये लोग भी उसी बात को कर रहे थे कि इसको हम या तो गोल्ड में बेच लें, सबसे अच्छा है। और अमेरिका को इस कॉन्सेप्ट से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगता है तो सारे के सारे अरब देश ये करने लगेंगे और वो फ्रीडम उनको मिल जाएगी, तो उसके बाद डॉलर की वैल्यू नहीं बचेगी दुनिया में। तो अमेरिकन्स को ये रियलाइजेशन होने लगा था। इसी चक्कर में इन लोगों ने एक बहाने से इराक के ऊपर हमला कर दिया और लीबिया के ऊपर हमला कर दिया। वॉर ऑन टेरर का एक ड्रामा खड़ा किया और अटैक किया। इराक के लिए इन्होंने बोला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं, ये केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की चांस है। इस टाइप के किस्से कहानियां सुना करके इन्होंने इराक के ऊपर हमला किया, इराक को तहस नहस कर दिया। और आज भी इराक के अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन है, उसका आधा हिस्सा अमेरिका वसूल रहा है। और उसी कंडीशन पे इराक के ऊपर से जो हमलेबारी है और वो सब बंद किया। आज भी अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री के बेसेस इराक के अंदर हैं। इराक के ऊपर काफी हद तक कब्जा है। लीबिया के अंदर भी यही हाल है कि वहां के कई सारे बागी ग्रुप बन गए, जिसमें से कोई फ्रांस के प्रभाव में चलता है, कोई अमेरिका के प्रभाव में चलता है। और ये ग्रुप्स जो हैं, वो अलग अलग ऑयल फील्ड्स पे कब्जा किए हुए बैठे हैं और वहां से भी 2 नंबर में ऑयल पूरा बिक रहा है दुनिया भर में। और उसमें भी अमेरिका के पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सीआईए है, इस टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ये बहुत पैसा कमा रही हैं। लेकिन उस युद्ध में इन लोगों ने डॉलर का जो एक डोमिनेंस खत्म होने वाली स्थिति बनी थी, उसको तो टाल दिया। उसको टालने के बाद कुछ समय तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन अमेरिका की एक क्रेडिबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई दुनिया के अंदर से। दुनिया को ये महसूस हो गया कि ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल करके किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकते हैं, युद्ध थोप सकते हैं। तो ये स्थिति आ गई दुनिया की नजर में।
उसके बाद इन्होंने खुराफात शुरू कर दी यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन के अंदर इन्होंने जो खुराफात शुरू की 2014 में, वहां की सरकार अरकार गिराना बदलना, ये सब खुराफातें जारी रहीं। और 2021 आते आते वो नेटो और इसके उसके नाम पे इन्होंने रूस को बहुत हद तक उकसाना शुरू कर दिया। इनके साथ कैलकुलेशन ये था कि शायद रूस कुछ करेगा नहीं, और अगर वो रूस कुछ करेगा नहीं तो हम नेटो या नेटो जैसा इसको पार्टनर बना के यूक्रेन को और अपनी सेनाएं यूक्रेन के अंदर घुसा देंगे और रूस के लिए परमानेंट एक सिरदर्द बना देंगे। लेकिन रशिया ने इनकी इस प्लान को एंटिसिपेट कर लिया, और रशिया ने क्या किया कि यूक्रेन के ऊपर धावा ही बोल दिया, चढ़ बैठे। अब जब हमला ही कर दिया तो फिर इनके लिए सेनाएं यूक्रेन के अंदर घुसा पाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर सीधी रशिया से लड़ाई हो जाती। तो वो ये टाइमिंग इनकी मैच नहीं हुई। रशिया ने इनकी सेनाओं के यूक्रेन के अंदर घुसने से पहले हमला कर दिया। अच्छा, दूसरा क्या था कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है इनका, वो उसकी डॉक्ट्रिन और उसकी फिलॉसफी में रूस के साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई लड़ना उसके प्लान में था भी नहीं। तो ये जो पूरा खेल खेला गया, ये खेला गया था डेमोक्रेट पार्टी और जो वो सरकार है उसके द्वारा। इसलिए आपने देखा होगा कि इसमें यूएस मिलिट्री का कोई रोल रहा नहीं। उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भेजा नहीं, यूएस आर्मी ने। वो बाहर बाहर जो नेटो की कंट्रीज हैं वहां पे ही बैठे रहे, वहां से वो आगे नहीं बढ़े। तो यूएस आर्मी का बड़ा क्लियर का कॉन्सेप्ट था कि रशिया से हमारी कोई लड़ाई होनी नहीं है, हमें नहीं लड़ना। उनका टारगेट आज भी चाइना है, पहले भी चाइना था। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती, ये डीप स्टेट वालों ने ये खेल खेल दिया। यूक्रेन की लड़ाई में ये और बुरी तरह एक्सपोज हो गए, और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जबरदस्ती एक युद्ध इन्होंने यूक्रेन के ऊपर थोप दिया और पूरे देश को बर्बाद कर दिया। प्लस जो सेंट्रल यूरोप है उसकी पूरी इकोनॉमी को धज्जियां उड़ा के रख दी। वहां से एक मैसेज और गया कि अमेरिका के साथ जो देश खड़े हैं, जो उसके दोस्त बन के खड़े हुए हैं, अमेरिका सबसे पहले उन्हीं की बर्बादी करेगा। जैसे जर्मनी की हुई, जैसे इंग्लैंड की हालत खराब हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन शुरू हो गया। उनका पूरा राशन पानी, गैस, तेल, सब कुछ रशिया और यूक्रेन से आता था। वो सारी चीजें बर्बाद और तबाह हो गई, और इन इकोनॉमीज में बहुत नेगेटिव असर पड़ा। इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज और कंपनीज इनको बंद करनी पड़ी, क्योंकि लेबर रेट्स तो यूरोप में ऑलरेडी बहुत हाई है। वो चल रहे थे क्योंकि उनको गैस और ऑयल जो है उसकी सप्लाई रशिया से बहुत सस्ती हो जाती थी, तो वो कॉस्ट को मेंटेन कर लेते थे। जैसे ही वो कॉस्ट बढ़ने लगी, अब इस समय पे क्या होता है कि अमेरिका का ये प्लान था कि डॉलर का जो डोमिनेंस है हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उनका ये सोचना था कि यार, ऑयल का जो पूरा बिजनेस है हम उसको वापस अपने हाथ में लें, कंट्रोल करें। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने पहले ये प्लान बनाया कि रशिया से जो ऑयल आता है उसको हम कट ऑफ कर दें। वेनेजुएला से जो ऑयल आता है, वेनेजुएला पे इन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन लगाया हुआ है, ईरान पे सैंक्शन लगाया हुआ है। और ईरान, रशिया और वेनेजुएला, ये तीन बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के। इनके पास मतलब जो रिजर्व्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत हैवी हैं। तो और ये लोग प्रोडक्शन, अगर इनको पैसा मिलने लगेगा तो ये प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे। और अमेरिका खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है ऑयल। तो उन्होंने ये सोचा कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ऑयल का पूरा कट ऑफ कर देंगे। ईरान ऑलरेडी कट ऑफ है, वेनेजुएला ऑलरेडी कट ऑफ है। ऐसे में सिर्फ अरब कंट्रीज बचेंगी और एक हम बचेंगे। तो हम अरब कंट्रीज को तो आज भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑयल के पूरे बिजनेस को हम मैनिपुलेट करेंगे। इन लोगों का जो हिसाब किताब था, अगर रशिया से ऑयल नहीं निकलता, टोटली उसको बैन कर दिया जाता, तो समझ लीजिए कि ग्लोबल मार्केट्स में एनालिस्ट्स कहते हैं कि $300 तक ऑयल
पर बैरल पहुंच जाता, जो आज $100 पहुंचता है, तो दुनिया के देशों में महंगाई की मार पड़ने लगती है और लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। मतलब 75-80 डॉलर बैरल पे हमारे यहाँ ₹100 का प्राइस पहुंचा हुआ है पेट्रोल का। अगर ये 300 हो जाता तो समझ लीजिए कि पेट्रोल हमारे यहाँ ₹400 लीटर होता, और ऐसे में पूरी दुनिया की हालत खराब हो जाती। तो प्लान तो इन्होंने अच्छा बनाया था कि ऑयल पे हम कंट्रोल कर लेंगे, और ऑयल पे कंट्रोल कर लेंगे तो डॉलर्स का जो हमारा एक है कि डॉलर हट जाएगा वर्ल्ड करेंसी से, ये फिर 15-20 साल खिंच जाएगा। लेकिन ऐसे में हुआ ये कि चाइना ने और इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना जारी ही नहीं रखा, इन्होंने बहुत तेजी से उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो रशिया का जो सप्लाई यूरोप में जाना बंद हुई, वो उनको लॉस जो हो रहा था रशिया को, वो इधर से कवर होने लगा। तो रशिया की हालत पे कोई फर्क पड़ा नहीं, उनकी सप्लाई, मतलब ऑयल का सेल जारी रही, और प्लस उनकी इनकम चलती रही। नतीजा ये हुआ कि जो ऑयल $300 पर बैरल तक ये लोग ले जाने की सोच रहे थे, 300 नहीं भी पहुंचता तो 150, 200, 250 भी पहुंच जाता, तो भी इनका बहुत कुछ अचीव होता। वो खेल वहीं 75 से $100 के बीच में रुका रह गया, जहां पे नॉर्मली चल रहा था ऑयल। और हुआ ये कि भारत ने वहां से ऑयल खरीदना शुरू किया, और भारत ने उसके बाद उसको रिफाइन करके बेचना शुरू किया। अब भारत ने जब बेचना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे 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 करके यूरोप के देशों को भी ये रियलाइज हुआ कि यार हमारे यहाँ तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी अगर हम उल्टे सीधे रेट्स पे ऑयल खरीदेंगे। तो उन्होंने भारत से नेगोशिएट किया कि भाई आप रशिया से ऑयल खरीद ही रहे हो, सस्ते में खरीद रहे हो, प्लस डिस्काउंट भी ले रहे हो उनसे। उसके अलावा रशिया जो है वो आपको शिप, मतलब इंडिया पहुंचा करके दे रहा है, तो भाड़ा भी आपको नहीं लग रहा है। तो नेगोशिएशंस के बाद उन्होंने इंडिया से ऑयल लेना शुरू किया। इंडिया की कंडीशन ये थी कि ठीक है, आप हमसे लेंगे तो हम आपको रिफाइंड ही देंगे, हम आपको रॉ मटेरियल नहीं देंगे। तो रिफाइंड डीजल और पेट्रोल इंडिया से जाने लगा। इस कारण से यूरोप में महंगाई का जो तूफान आने वाला था वो आया नहीं। यूरोपियन इकोनॉमीज सरवाइव कर गई, और वो अमेरिका के खेल को पूरा बर्बाद कर गया जो उन्होंने सेटअप किया था। ये एक भारत के साथ इनको बहुत ज्यादा शिकायत है, शिकवा है, इरिटेशन है, नाराजगी है कि भारत ने इनके प्लान को चलने नहीं दिया। और उसमें भी उनका ये कहना था कि आप ले रहे थे अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेते और यूज करते, वो पर्याप्त था। आप अपने यहां लेके रिजर्व बना के रख लेते, वो भी ठीक था। ये जो आपने रिफाइन करके यूरोप वालों को माल बेचा है, यहां से हमारा गेम बिगड़ गया। वरना अमेरिका इन अरब कंट्रीज को लेकर के बैठता और उसके बाद प्राइस सेट करता, और यूरोप वालों के गले में वो 1.5 गुनी 2 गुनी कीमत पे ऑयल बांधता। वो चीज हो नहीं पाई। और अगर 1.5 गुना 2 गुना दाम मिलने लगता तो ये अरब कंट्रीज जो आज की डेट में बोल रही हैं कि हम डॉलर छोड़ करके दूसरी करेंसीज में भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं, वो फिर अमेरिका के पाले में आ जाते कि यार अमेरिका के साथ रहने में तो भला ही है अपनी। 75-80 डॉलर पे जो रेट चलता रहता है वो इसको 150, 100 से 150 के बीच में ला करके उसने एवरेज प्राइस सेट करवा दिया। तो हम लोगों का तो फायदा करवा रहा अमेरिका। तो वो आ जाते अमेरिका के पाले में, और अमेरिका की पकड़ बन जाती वापस ऑयल ट्रेड पे, और उनका डॉलर सरवाइव कर जाता। इंडिया से ये कहानी होने के बाद इनका वो खेल बिगड़ गया। तो ये एक नाराजगी है। अच्छा, यूक्रेन की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि यूक्रेन को लेकर के इन्होंने एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की कि देखो यूक्रेन के खिलाफ कितनी ज्यादती कर रहा है रशिया, और यूक्रेन वाले बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं।
इन्होंने सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की और प्रॉब्लम ये हुई कि उस सोशल मीडिया के नैरेटिव को भी इंडिया की तरफ से इंडियंस ने, इंडिया के लोगों ने वो तहस-नहस टाइप का कर दिया, ध्वस्त टाइप का कर दिया। तो इनका वो प्रो यूक्रेन नैरेटिव जो है, उसके अगेंस्ट में प्रो रशिया नैरेटिव इंडिया की तरफ से चलने लगा, जो भारत के राष्ट्रवादी हैं, आम लोग हैं, क्योंकि आम भारतीय जो है, वो अपने आप को रशिया के नजदीक पाता है। और यूक्रेन की कुछ हरकतें पास्ट में ऐसी रही हैं जहां उन्होंने भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को हथियार बेचे। तो उस चक्कर में क्या है, भारतीयों ने रशिया को सपोर्ट किया और इनके नैरेटिव को काउंटर किया, टक्कर दिया। तो वो एक तरफा जो पहले ये नैरेटिव चला लेते थे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा इनके कंट्रोल में है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के। लेकिन सोशल मीडिया जो है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं ये लोग। सिर्फ उसमें शुरुआत कर सकते हैं और कुछ लोगों का दिमाग बदल सकते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो अपने आप वैसा चलने लगे। लेकिन इंडिया की तरफ से उसको भी काउंटर किया गया। तो वहां इनको एक समस्या हुई और उसके बाद इनकी वीकनेस सामने आने लगी कि तुम्हारे सपोर्ट का क्या फायदा, तुम्हारे सपोर्ट के बावजूद यूक्रेन मार खा रहा है। और अल्टीमेटली आज हालत यह है कि यूक्रेन लगभग सरेंडर वाली स्थिति में आ चुका है। अमेरिका के तरफ से भी उनको ये बोला जा चुका है कि भाई आप लोग समझौते वाली स्थिति बना लो और रशिया के साथ कुछ गिव एंड टेक कर लो। अगर कुछ जमीन छोड़नी पड़ रही है जो रशिया कब्जा कर चुका है, तो उसको भूल जाओ, छोड़ दो, बस युद्ध को बंद कर लो अब। तो वहां से इनको भागना पड़ रहा है। तो ये एक समस्या हुई इनको। दूसरा, इन्होंने अफगानिस्तान से बाहर निकले थे, ये बड़ा बेइज्जती टाइप की इनकी हुई, जिस तरीके से ये एकदम से भागे वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के और $80 बिलियन के हथियार वगैरह छोड़ के। इनको ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में एक हिंसा का दौर शुरू हो जाएगा, गृह युद्ध टाइप का हो जाएगा। तालिबान और आईएसकेपी वगैरह और कई सारे फैक्शंस जो हैं, नॉर्दर्न अलायंस, ये वो सब आपस में इनके गृह युद्ध वगैरह शुरू हो जाएंगे और ये पूरा एरिया अनस्टेबल हो जाएगा, एक आग लग जाएगी यहाँ पे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा डिस्टर्ब रहेगा एरिया। तो ये भी इंडिया के लिए एक सिरदर्द बना रहेगा। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने शुरुआत में शांति बना के रखी और उसके बाद धीरे से बैक चैनल से तालिबान से बातचीत शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे तालिबान को भी बात समझ में आई जो इंडिया बोलने की कोशिश कर रहा था। इंडिया ने उनको जरूरत पड़ने पे गेहूं भी दिया, वीट 50,000 टन, और भी दवाइयां वगैरह बहुत कुछ पहुंचाया अफगानिस्तान। और उसके बाद वो तालिबानों को ये समझ में आने लगा और उनका एक बैक चैनल कम्युनिकेशन इंडिया के साथ बन गया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने ओवरऑल शांति बना के रखी अफगानिस्तान के अंदर, कोई लड़ाई होने नहीं दी। तो अफगानिस्तान शांत हो गया। इंडिया की तरफ से उनके साथ डिस्कशंस वगैरह शुरू हुए और उन्होंने भी बोला कि आप आकर के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं इंडिया के, आप लोग वो करिए। अभी रिसेंट एक खबर आई है कि एक कुनार करके रिवर है, वहां पे नदी है, वो वहां से बहती है अफगानिस्तान से और वो बह के पाकिस्तान के अंदर आती है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आती है और उस इलाके में पानी की थोड़ी क्राइसिस रहती है। तो ये नदी उनके लिए, पाकिस्तान के हिस्से में, पानी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो उस पे भारत ने उनको प्रपोज किया कि ठीक है, हम एक, इस पर पहले भी डिस्कशन था कि इस पर एक कुनार डैम बनाएंगे, कुनार नदी के ऊपर। तो उसकी बातचीत शुरू हो गई और अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने भी ग्रीन सिग्नल इंडिया को दिया कि हाँ हाँ ऐसा करेंगे और बनाइए आप लोग। और एक न्यूज आर्टिकल वगैरह भी आ गया कि कुनार नदी पे डैम बनेगा। इससे पाकिस्तान में तो जो रोना धोना मच गया, क्योंकि पाकिस्तानियों की तो आदत है रोने धोने की। अब अमेरिका तक के सिर में दर्द होने लगा कि यार ये हो क्या रहा है कि ये तालिबान जो है, ये एक
साफ-सुथरी सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट की बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही वो इज़राइल-हमास की अभी लड़ाई शुरू हुई, तो भी तालिबान की तरफ से शुरू में एक आवाज़ उठी कि हमको सऊदी अरब और जॉर्डन वगैरह जो हैं वो रास्ता दें जी, ईरान, और हम बाय रोड वहाँ पहुँचते हैं। तो ये हमास के साथ हम इज़राइल के खिलाफ लड़ेंगे। और उसके बाद अचानक पता नहीं किसने उनके कान में क्या मंत्र फूँका, तालिबान की तरफ से दूसरा बयान आता है कि भई हमें कोई लेना-देना नहीं, दुनिया में कहाँ किसकी किससे लड़ाई हो रही। हमारा मतलब जो है वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान से है और हम लोग अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट और विकास के लिए काम करेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे। कोई हमें किसी लड़ाई से मतलब नहीं। तो अमेरिका का जो एक सोचना था कि इस रीजन को, अफ़गानिस्तान को हम डिस्टेबलाइज़ रखेंगे, वो भी नहीं हो पाया। यहाँ शांति। उल्टा ये होने लगा कि पाकिस्तान जो उनका एक प्रिय राष्ट्र रहा है, वहाँ पे तालिबान से प्रेरित तहरीक-ए-तालिबान जो है, उसने आतंक मचा डाला और आज आज तक वो जारी है और पाकिस्तान उससे बुरी तरह से पिटा हुआ है। तो अमेरिका को कई जगहों पे भारत के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके हर प्लान को एक तरीके से कहा जाए तो भारत से झटका लग रहा है। ऐसे ही इन्होंने क्वाड बनाया तो उसमें भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देश शामिल हुए। अब उसका इन्होंने बोला कि मिलिट्री कोऑपरेशन भी क्वाड में रखेंगे। तो उस पर चर्चा चलने लगी तो इन्होंने बोला कि ये क्वाड जो है ये चाइना और रशिया के अगेंस्ट होगा। इंडिया ने उस पे आपत्ति की कि भाई देखिए क्वाड बना रहे हो ठीक है, लेकिन रशिया के अगेंस्ट हम इसमें नहीं शामिल होंगे। चाइना तक ठीक है। चाइना से सबको प्रॉब्लम है, जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया, सबको इस एरिया में चाइना से प्रॉब्लम हो रही है। रशिया ने यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो और रशिया से हमारे संबंध अच्छे हैं। हम लोग क्वाड में एज़ ए मिलिट्री पार्टनर नहीं आएँगे, इसको फिर ट्रेड प्लेटफ़ॉर्म की तरह ही यूज़ किया जाए। तो वहाँ पे भी जो एक ये मोर्चा खोलना चाहते थे, जिसको कि ये यूज़ करते रशिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, जो ज़्यादातर तो रशिया के खिलाफ ही करते ये, वो नहीं हो पाया। तो भारत से इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही कि हर स्टेप पे जहाँ ये कुछ खलाकारी करते हैं, इंडिया उसको काउंटर कर देता है और इंडिया इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। आगे दिक्कत ये है कि इकोनॉमिकली अमेरिका जहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट 7-8% पे बनी हुई है और बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। तो उनको उसका भी डर लग रहा है कि ये तो अगर इसी तरीके से ग्रो करते रहे, आज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अमेरिका के अंदर क्या है कि एक इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है इंडिया को लेके। ये एक्चुअली क्या है कि उनको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट बिहेव करता है, वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। अब वो उनके हाथ से जो एक सिंगल वर्ल्ड पावर वाली एक पोजीशन थी, वो फिसल रही है और उनको दिख रहा है कि इंडिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल बन के बहुत तेजी से उभर रहा है। तो वो एक इरिटेशन, वो एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर पैदा हो रही है और इसका एक नतीजा दिखाई दे रहा है कि भारत के साथ उल्टी-सीधी बातें और उल्टे-सीधे बयान और बहुत सारी चीज़ें ये अब कर रहे हैं। जैसे वो पन्नू को लेकर के आ गए, है ना? वो निज्जर वाला जो मामला कनाडा वाले ने उठाया था ट्रूडो ने। ये सारी चीज़ें बड़ी मतलब पेचीदा इसलिए दिखती हैं, लेकिन वो है कुछ नहीं, वो है सिर्फ़ उनका कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जैसे बोलते हैं हम लोग ना कि बुझता हुआ चिराग बुझने के पहले फड़फड़ाता सा है, लपट ज़्यादा निकलती है। तो ये उस टाइप का हो रहा है कि अमेरिका को वो एक पावर वाली पोज़ीशन जो थी, उससे वो पीछे खिसकता हुआ उसको महसूस हो रहा है
और चाइना एक पावर बन के उभर रहा है, रशिया एक पावर सेंटर बन के उभर गया है। खासतौर से यूक्रेन वाली लड़ाई में इनको हार मान के पीछे हटना पड़ा और रशिया यूक्रेन की काफी जमीन, मतलब कुछ 17% से 25% के बीच में अलग अलग फिगर्स आते हैं, तो उतने बड़े इलाके पे कब्जा करने में सक्सेसफुल रहा है रशिया। तो उसके बाद रशिया भी एक पावर बन के उभर रहा है। इंडिया इधर अपना एक अलग एजेंडा चलाता रहता है और इंडिया भी अब इनकी वर्ल्ड पॉलिसीज को इम्पैक्ट करने लगा है। अभी हाल में जो एमवी कैम क्या प्लूटो एमवी कैम प्लूटो करके एक शिप था, जिसको कि भारत के गुजरात के पास अराउंड 250 सवा 200 नॉटिकल माइल्स पे उसके ऊपर एक हमला हुआ, एक ड्रोन अटैक हुआ या जो भी हुआ, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किया किसने था। क्योंकि बिल्कुल बीच समंदर में इस टाइप का हमला करना, वो भी एक चलते हुए शिप के ऊपर अटैक, ड्रोन से निशाना लगा पाना, थोड़ा पेचीदा काम है। ये सामान्य रूप से जैसा कहा जा रहा था कि हूती विद्रोहियों ने किया होगा, तो पॉसिबल है नहीं इतना। क्योंकि अभी तक बाकी जगहों पे हूती जो हमले हमले कर रहे हैं, तो वो छोटी मिसाइलों से या रॉकेट लॉन्चर से जहाज को देख करके उसके ऊपर निशाना लगा देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ये कहाँ से आया ड्रोन, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। भारत ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन भारत को नाराजगी जो हुई है भारत को, उसको सब रियलाइज कर रहे हैं। अमेरिका ने तुरंत बोला कि ये ईरान ने किया। ईरान ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं जी, हमने नहीं किया, ये हूतियों ने किया होगा, हमें नहीं पता किसने किया। हूतियों ने कहा कि हमने तो किया नहीं है, लेकिन हमारा एक सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो उस एरिया में उड़ रहा था जी, और उसके ऊपर अमेरिकन ने कई मिसाइल्स फायर की हैं। हो सकता है ये मिसाइल उन्हीं में से कोई एक मिसाइल आके इस शिप को लगी हो। उंगली उठ गई वापस अमेरिका के ऊपर, और भारत एकदम शांत है इसमें। भारत ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बोला है। तो अमेरिका भी अब बेचैन है, परेशान है कि ये होने क्या वाला है, ये इंडिया इसको किस तरीके से ले रहा है और क्या होगा। हालांकि उसके बाद से भारतीय शिप्स पे कोई हमला या अटैक हुआ नहीं, और भारत से आने वाले या भारत को जाने वाले जो भी शिप्स हैं, वो स्मूथली आ रहे हैं, जा रहे हैं। भारत के कम से कम घोषित रूप से तो 3 नेवी के शिप्स जो हैं, वो इस एरिया पे गश्त कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं नेवी के। और उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड हाई अलर्ट पे है। इसके अलावा इंडियन नेवी का दूसरे एसेट्स कितने कहाँ लगे हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं है। अमेरिका ने एक अलायंस बनाने की कोशिश की, इंडिया ने उसमें जाने से मना कर दिया। तो हर स्टेप पे अमेरिका को ये लग रहा है कि वो जितना इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया उससे बिल्कुल उलट काम करता है। और ये एक कारण है कि आपको बार बार दिखाई देगा कि कभी वो पन्नू के नाम से, कभी कुछ इंडिया के अगेंस्ट में भी बात कर लेते हैं। अब इन्होंने जैसे उसको बुला लिया, क्या बोलते हैं, आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के, और वो भी 5-6 दिन की विजिट पे पाकिस्तान ये वहां पहुंचा हुआ था मुनीर। और विक्टोरिया न्यूलैंड और इसके उसके साथ फोटोग्राफ्स रिलीज की गई। अब विक्टोरिया न्यूलैंड को उनके यहाँ रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट की एक, उनको बदनाम टाइप का एक टाइटल मिला हुआ है कि ये जहां जाती है सरकार गिराती है और हंगामा खड़ा करवा देती है अलग अलग देशों में। तो और विक्टोरिया न्यूलैंड अभी कुछ समय पहले इंडिया भी आके गई थी। उसके बाद विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ आसिम मुनीर की फोटो रिलीज की गई अमेरिका से। वो फिर भारत को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि हम आपके यहाँ कुछ ना कुछ करवा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू। हालांकि पाकिस्तानियों के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तानियों की कैपेसिटी ही नहीं है इस समय कुछ करने की। वो भी भारत के खिलाफ कुछ करने की, तो वो तो बहुत डर रहे हैं इस समय इंडिया से कि अगर हमने कुछ किया तो इंडिया बहुत सख्त कार्रवाई कर देगा। तो ऐसे में अमेरिका तो कोशिश कर रहा, फिर अचानक यहाँ से जयशंकर साहब चले जाते हैं रशिया, और बहुत हाई लेवल की मीटिंग होती है। मतलब
भाई आसिम मुनीर को लेकर के तो ऐसा है कि फॉरेन सेक्रेटरी से मिल लिए, डिप्टी सेक्रेटरी से मिल लिए, डिप्टी एनएसए से मिल लिए, मतलब लो लेवल पे मुलाकातें करके आ गए आसिम मुनीर। यहाँ पे जयशंकर जी जो गए हैं वो समिट लेवल की मीटिंग कर रहे हैं रशिया के साथ, और जयशंकर जी भी अपनी कैजुअल पर्सनल फोटोग्राफ्स टाइप की कि कहीं खड़े हैं, ये है वो है, तो वो रिलीज कर दी। तो इंडिया ने पलट के इनको रिस्पॉन्ड कर दिया। फिर ऐसे ही वो जो बाइडन रिपब्लिक डे परेड में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये न्यूज चलाई इन्होंने। 2 दिन के बाद इंडिया से आ गई कि मैक्रोन आ रहे हैं। तो वहां इंडिया ने इनको स्नब किया कि इंडिया ने कोई इनके जवाब का कोई रिस्पांस दिया नहीं कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हालांकि फैक्ट उसका ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली इनको कभी इनवाइट ही नहीं किया था बाइडन साहब। इन्हीं के राजदूत ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि G20 की मीटिंग्स के दौरान बाइडन और मोदी की मुलाकात में मोदी जी ने बाइडन को बोला है कि आप 26 जनवरी को आइए। मतलब इनविटेशन की खबर भी अमेरिका की तरफ से ही दी गई मीडिया को, और वो नहीं आ रहे हैं ये खबर भी उन्होंने ही दी। भारत ने ना इनविटेशन के बारे में कुछ बोला ना, अ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका का राजदूत अगर बोल रहा है मीडिया को कि मोदी जी ने ऐसा इनविटेशन दिया है, तो इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने डेफिनेटली भारत की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी कि आपने इनवाइट किया है क्या, क्या डिटेल्स हैं, कैसा क्या है। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई वर्जन नहीं है। कहीं आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कहीं से कुछ नहीं बोला गया। तो अमेरिकन ने ही बोला कि हमको इनवाइट किया गया, अमेरिकन ने ही बोला हम नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने बोला हम नहीं आ रहे हैं, 2 दिन के बाद इंडिया की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया कि मैक्रॉन हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो इंडिया इनसे 2 कदम आगे चल रहा है। ऐसे ही इन्होंने जी से बात की कि जी का इंजन ले लीजिए आप हमारा। इंडिया ने बोला ठीक है। और पीछे से इंडिया ने 2-4 दिन के बाद सैफरान को बोल दिया कि आपसे भी हमको बात करनी है इंजन को लेकर के। फिर इन्होंने 3-4 महीने तक वो इंजन का पूरा मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी। करीब 9 लाख ड्राइंग डिजाइन्स उस इंजन की इनको हमें देनी थी। आई अभी तक 600 ड्राइंग्स और डिजाइन्स हैं। तो 4 महीने हो गए, ये ड्राइंग्स डिजाइन्स कुछ भेज नहीं रहे हैं। तो वो डील अटकी हुई है। वो डील अटकी हुई थी। इधर से इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि सैफरान हमको टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो फ्रांस का वो हो गया। फिर इंडिया ने बातचीत ओपन कर दी रोल्स रॉयस के साथ कि भाई तुमको देना है तो बताओ। रोल्स रॉयस भी बात करने को तैयार है इंजन टेक्नोलॉजी की। तो अमेरिकन बड़े परेशान हैं। वो जिस भी एंगल से इंडिया को प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं, इंडिया उसको घुमा करके कुछ दूसरा काम करके उस चीज को खत्म कर देता है। तो इस समय मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो था जिसका केंद्र अमेरिका होता था, वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से टूट रहा है। उसको चैलेंज कर रहे हैं रशिया, चाइना और इंडिया। और अमेरिका की मुसीबत ये है कि चाइना पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उनका भले हो, रशिया और इंडिया के ऊपर कोई खास इन्फ्लुएंस है नहीं। रशिया से उनको इकोनॉमी के लिहाज से कोई खतरा है नहीं, मिलिट्री के लिहाज से है चैलेंज। इंडिया के साथ उनको इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। इंडिया के साथ उनको ये भी प्रॉब्लम है कि मिलिट्री पावर के लिहाज से इंडिया काफी डोमिनेंट होता जा रहा है। तो एक पेचीदा सी स्थिति है, और ये ऐसे ही चलेगी। ये ऐसे ही चलेगी। और 2024 के चुनाव हैं भारत में भी और अमेरिका में भी। अब वहां पे पाकिस्तानियों के साथ रह रहे के इन्होंने वो पाकिस्तानियों वाली घटिया हरकतें करनी शुरू कर दी। जैसे पाकिस्तान के अंदर वहां की आर्मी ने इमरान खान और उसकी पूरी पार्टी को ऑलमोस्ट बैन सा कर रखा है कि वो नहीं लड़ेंगे जी चुनाव, और ये है वो है। अभी शायद सबके जो पीटीआई के लोग जिन्होंने पर्चे दाखिल किए थे, सबके पर्चे कैंसिल कर दिए हैं कि रिजेक्ट कर दिए हैं, ये नहीं लड़ेंगे चुनाव। वैसी ही हरकत अमेरिका के अंदर हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ।
कि वो ट्रंप को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्टों में ले जा रहे हैं और कोर्ट से बैन लगवा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुकदमा ये चुनाव न लड़ पाए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर से अमेरिका और कुछ हद तक कनाडा, ये पाकिस्तानियों के साथ दोस्ती कर करके, इनसे प्यार मोहब्बत कर करके आज खुद पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। आज खुद ये वो हरकतें कर रहे हैं जो पाकिस्तान जैसे घटिया देश में देखी जाती हैं। करप्शन का आज की डेट में मतलब अमेरिका में पहले आरोप नहीं लगते थे नेताओं के ऊपर, आज खुलेआम आरोप लग रहा है। खुद बाइडेन एंड उनकी फैमिली के ऊपर खुलेआम आरोप लग रहे हैं। आज एक आम अमेरिकन जो है वो कह रहा है कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, इन्होंने यूक्रेन से पैसा बहुत बनाया है, इन्होंने चाइना से बहुत पैसा खाया है। ये मतलब आज अमेरिका के अंदर खुलेआम बात हो रही है। यही बात पाकिस्तान में होती। पाकिस्तान में आप सड़क पे चले जाइए, आम आदमी से बात करिए, वो लास्ट में यही बोलेगा कि देश की हालत खराब इसलिए है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन चोर हैं। कोई नवाज शरीफ को चोर बोलता है, कोई इमरान खान को चोर बोलता है, और सभी इस बात पे एग्री हैं कि ये जो पीपीपी है, भुट्टो, तो ये तो चोर हैं ही। तो अमेरिका की हालत काफी हद तक पाकिस्तान से मिलती जुलती सी हो रही है। और शायद खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है वाली कहावत इनके ऊपर चरितार्थ हो रही है। तो जा तो ये बहुत अच्छी दिशा में नहीं रहे हैं। करप्शन ले लीजिए या इनकी छवि की बात कर लीजिए, तो जैसे एक पाकिस्तान की छवि है कि ये तोड़-फोड़, खुराफात और आतंकवाद में लिप्त रहने वाला देश है और दुनिया भर के लिए ये मुसीबतें खड़ी करता है, तो वैसी ही छवि अमेरिका की भी बन चुकी है। खासतौर से ये अफगानिस्तान से जब बेइज्जत होके निकले हैं तो, और उसके बाद यूक्रेन में बेइज्जत हुए हैं, उसको देख लें। तो इनकी भी छवि कुल 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 मिला करके वैसी ही है। बस ये है कि हाँ, पाकिस्तान की आतंकवाद के नाम पे गंदी छवि बनी हुई है, इनकी युद्ध करवाने के नाम पे एक गंदी छवि बनी हुई है। तो जिस जैसे इनका साइज बड़ा है, पाकिस्तान से बहुत बड़ी इकोनॉमी और सब कुछ है अमेरिका, तो वैसे ही इनकी बदनामी और हरकतें भी उस लेवल की कि पाकिस्तान जो है वो 2-4 आतंकवादी भेज करके 2-400 लोगों को मरवाता है। ये 2 देशों के बीच में युद्ध करा के लाखों लोगों को मरवा देते हैं। तो ये उस टाइप की एक कहानी है। अ, इनकी एक प्रॉब्लम और है। इन्होंने क्या है कि रशिया को कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन को खड़ा कर रखा था। अब वो उलझे हुए हैं उनके साथ लड़ाई में। वो फिर कभी दूसरी साइड कोसावो और वो जो फॉर्मर युगोस्लाविया था, वहां कुछ ना कुछ लड़ाई करवा देते हैं। कभी ये इधर आर्मेनिया, अजरबैजान की कुछ करवा देते हैं। तो रशिया को ये इधर उलझाए रहते हैं सेंट्रल एशिया में। तो वो रशिया के दरवाजे पे इन्होंने आग लगा रखी है, रशिया बेचारा उसी में फंसा रहता है। ऐसे ही अगर चाइना की बात करें तो चाइना के सामने उन्होंने ताइवान का एक भूत खड़ा कर रखा है, और चाइना उसको लेकर के उलझा रहता है। भारत के लिए इन्होंने एक पाकिस्तान तैयार कर रखा था। फिर इन्होंने बांग्लादेश की कोशिश शुरू की। जब इनको लगा कि यार पाकिस्तान की तो बैंड बज गई है, इकोनॉमी बर्बाद है और हालत इनकी बहुत खराब है, अगर आज इनसे हम भारत के खिलाफ कुछ करवाने की कोशिश करेंगे तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे भी चोर हैं। 100 रुपए देंगे तो ये 75 तो जेब में डाल लेंगे, 25 रुपए का काम करेंगे। तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करना पड़ेगा, और अभी बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके जो ये यूक्रेन वाला कांड करके आए हैं, उसमें 250 बिलियन फूंक के आए हैं, और आज अमेरिका की जनता जो है वो अपने नेताओं को बोल रही है कि ये सब करके क्या हासिल हुआ, क्यों बर्बाद किए इतने पैसे। अब ऐसे में पाकिस्तान को पैसा देना पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने बांग्लादेश में हाथ पैर मारना शुरू किया कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, और चुनाव आने वाले हैं तो
बोले खालिदा जिया को ले आते हैं। खालिदा जिया आएगी तो उसके पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी आ जाएंगे और वो सब आ जाएंगे, तो वहां से पाकिस्तान, ये मतलब वही पाकिस्तान वाली हरकतें वहां से भारत के खिलाफ शुरू हो जाएंगी। तो उसका जैसे ही इन्होंने हाथ पैर मारना शुरू किया, इंडिया ने बुला करके इनको समझा दिया कि देखिए, आप हमारे क्षेत्र के अंदर ज्यादा दखलंदाजी ना करें, और यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि शेख हसीना की सरकार जाए। इन्होंने वही विक्टोरिया न्यूलैंड वाला खेल चालू करने की कोशिश की। इंडिया ने रशिया से बात की, रशिया के वॉरशिप्स आकर के बांग्लादेश खड़े हो गए, और उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, रशिया सब ने मिल करके जॉइंट नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो वहां से इनको एक ऐसे मैसेज मिल गया कि बांग्लादेश में तुम इंटरफेयर करोगे तो इंडिया और रशिया मिलकर के फिर वो 71 टाइप आपकी बैंड बजाएंगे। तो अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन यही है कि वो किसी तरीके से भारत को दबाव में ले नहीं पा रहा। वो जहां जो भी खेल खेलने की कोशिश करता है, इंडिया उसको काउंटर कर लेता है। तो वो एक प्रॉब्लम है, तो ये चलती रहेगी। और अगर, वैसे मुश्किल ही है कि बाइडेन साहब जीत के आए, बाइडेन साहब की तो छुट्टी हो जानी तय है। डेमोक्रेट्स भी वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। और ट्रंप साहब की जो है, तो ट्रंप साहब को ये चुनाव लड़ने देते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ट्रंप साहब को अगर ये नहीं लड़ने देते हैं, तो दूसरी जो सबसे बड़ी उम्मीद है रिपब्लिकन साइड से कि जो आदमी फिर चुनाव लड़के आएगा, तो वो विवेक रामास्वामी है, वो इंडियन है। तो डेमोक्रेट पार्टी और जो ये मौजूदा सरकार है, इसके लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है इंडिया को लेकर के। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया को हम कंट्रोल कैसे करें, काबू में कैसे करें। चाइना के लिए इनके पास कई सारे कंट्रोल मेजर्स हैं, ये उसको यूज कर सकते हैं। इंडिया के साथ ज्यादा कुछ है नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है इंडिया, वो एक प्रॉब्लम। ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल कंट्री फ्रांस है, वो इनकी नहीं सुन रहा है। यूरोप की तो इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, फ्रांस अभी भी टिका हुआ है। फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं है, वो सही चाट चल रहा है, तो वहां पे इसलिए ये मुस्लिम दंगे वगैरह करवाते रहते हैं। तो इंडिया और फ्रांस, दो कंट्रीज जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं अमेरिका के लिए, और अनमैनेजेबल हैं। इनको मैनेज नहीं कर पा रहा है, इनको अपने इशारों पे नहीं चला पा रहा है, इनको उस हिसाब से कंट्रोल या दबा नहीं पा रहा है, इनकी मार्केट्स में अपनी मनमानी से घुस नहीं पा रहा है। वो प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका को। तो बहुत अलग टाइप की रिलेशनशिप है, बहुत अनस्टेबल टाइप की रिलेशनशिप है, और अमेरिका का इस समय कोई भरोसा नहीं है। मतलब बीच में इन्होंने ट्रंप साहब के ऊपर कर दिया कि इनको बैन कर दो, नहीं लड़ेंगे चुनाव, ऐसा है वैसा है। फिर वहां सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब वहां पे एक्चुअल क्या है कि 75-80 हजार से ज्यादा तो ऑफिशियली वो वेटरन्स हैं, जो आर्मी वगैरह से रिटायर्ड हैं, जिनको पूरा वेपन्स की ट्रेनिंग वेनिंग हाई एंड पे मिली हुई है। और उतना ही नहीं है, वो भारी भरकम हथियारों से लैस भी हैं। उनके घरों में आप चले जाएं तो सैकड़ों की तादाद में तो बंदूकें रखी हुई एक एक आदमी के पास। और ये सारे के सारे बड़े राष्ट्रवादी किस्म के लोग हैं, क्योंकि आर्मी से निकल के आए हैं। वो अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो ट्रंप का नारा है, वो उनको सबको बड़ा पसंद है। तो वो खबरें आने लगी कि ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, अभी ये सड़कों पे निकल आएंगे। अच्छा, मजे की बात है वहां पे कॉमेडी, कि वहां का जो संविधान है अमेरिका का, उसमें ये प्रावधान है कि अगर सरकार बेकाबू और बेलगाम होकर के कुछ कर रही है, तो जनता को यह अधिकार है कि वो अपने गुट बना करके सशस्त्र क्रांति कर लें। ये संविधान में प्रावधान है, और उसी प्रावधान के तहत वहां पे हर नागरिक को हथियार रखने का अधिकार है। और इस कारण से वहां पे सिविलियन जितनी आबादी है, उससे ज्यादा सिविलियंस के पास हथियार हैं। मतलब एक आदमी के पास एक से ज्यादा हथियार हैं। तो और वहां ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन हथियार वालों में से ज्यादातर जो है वो राष्ट्रवादी। और ट्रंप को अगर ये टारगेट ज्यादा करते हैं, तो ये सब सड़क पे आ जाएंगे, और ये सड़क पे आ जाएंगे तो अब अपनी आबादी से आप कैसे लड़ेंगे।
तो जो दंगा फसाद या एक रेवोल्यूशन या क्रांति वाली एक स्थिति आप कह सकते हैं कि सिविल वॉर जैसी हालत, तो सिविल वॉर का दुनिया में इकलौता देश अमेरिका है कि जहां के संविधान में सिविल वॉर का प्रावधान है कि अपनी सरकार के खिलाफ वहां के नागरिक सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं। तो अमेरिका की, और ये अमेरिका के मूर्ख जो हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा रह लिए हैं ये 70-75 साल, तो वो पाकिस्तानियों वाली हरकतें वहां वो कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की फौज इमरान खान के साथ कर रही है, उसका नतीजा भी वही होने वाला है। अल्टीमेटली अगर आप एक लिमिट से ज्यादा उनको दबाएंगे तो वहां पे भी क्रांति होनी है, बगावत शुरू होगी पाकिस्तान में। वही स्थिति अमेरिका में बन रही। तो जैसा दोस्त होता है वैसी उस मतलब सोहबत का असर जिसे कहते हैं हम लोग, तो पाकिस्तान की सोहबत का असर अब अमेरिका के ऊपर दिखने लगा है। पाकिस्तान जैसी ही मूर्खतापूर्ण हरकतें अमेरिका के नेतृत्व से भी हो रही हैं, और डेमोक्रेसी की पूरी बैंड पाकिस्तान ने भी बजा रखी है अपने देश में। वही बैंड बजाने की तैयारी अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी की सरकार कर रही है। तो देखते जाइए, 2024 काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनाव हैं और अमेरिका में भी चुनाव हैं। अपने तो खैर हैं ही। अपने यहाँ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना पाकिस्तान में किसी को पता है कि सरकार किसकी बनेगी, ना अमेरिका में किसी को पता है सरकार किसकी बनेगी, और इंडिया में सबको पता है सरकार किसकी बनेगी। तो वो भी एक समस्या है कि हमारे देशों में कुछ अता पता नहीं है कि कल क्या होगा, कल हो ना हो टाइप का, और यहाँ पे इंडिया वालों को सब पता है कि उनके यहाँ क्या होने वाला है। तो एक मजेदार सी स्थिति है। 24 बड़ा उथल पुथल भरा निकलेगा, खास तौर से ये पाकिस्तान और अमेरिका शायद दोनों के लिए बड़ी भयंकर स्थिति बन जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।